बहुत समय पहले किसी गांव में एक विनोद नाम का व्यक्ति रहता था। वैसे तो विनोद एक साधारण व्यक्ति था, परंतु वो जरूरतमंद लोगों के लिए किसी भगवान से कम नहीं था। विनोद हमेशा गरीबों और अनाथ लोगों की मदद करता था, जबकि वो खुद एक गरीब परिवार से था। विनोद अपनी छोटी सी जमीन के टुकड़े पर खेती किया करता था। वो अपने खेतों पर कई वर्षों से काम कर रहा होता है, परंतु उसे उसका अच्छा परिणाम नहीं मिल रहा था। किसी न किसी कारण वर्ष उसके खेत में कभी फसल नहीं लहराया करती थी, जिस वजह से विनोद गांव के बाहर एक फैक्ट्री में काम किया करता था और उससे जो थोड़े बहुत रुपए मिलते उसी से अपना घर चलाया करता था। विनोद गांव में अपने परिवार के साथ रहता था, जिसमें उसकी पत्नी कावेरी और उसकी प्यारी सी बेटी शिखा रहती थी। कावेरी घर पर रहकर ही घर के सारे काम देखा करती थी। वहीं उनकी इकलौती बेटी शिखा स्कूल में पढ़ाई लिखाई करने जाया करती थी। हमेशा की तरह विनोद अपने खेतों की तरफ जा रहा होता है और आज कई दिनों बाद कावेरी भी उसके साथ जा रही थी। फिर जब दोनों खेत में पहुँचते हैं तो देख रही हो कावेरी, इस बार मेरी फसल बड़ी हो रही है। जरूर इस बार हमें अच्छा मुनाफा होगा। ये तो आप पिछले कई सालों से कह रहे हैं, लेकिन फसल काटने से पहले हमारी सारी फसल नष्ट हो जाती है। मैं तो कहती हूँ कि हमें ये खेत बेचकर कहीं और खेत ले लेना चाहिए। नहीं कावेरी, ये हमारे पुरखों की जमीन है, हम इसे ऐसे ही नहीं बेच सकते। तुम जरा सब्र रखो, हमारे अच्छे दिन जरूर आएंगे। इतना कहकर विनोद अपनी फसल की सिंचाई करने लगता है। विनोद के पड़ोस में ही सेठ के खेत भी थे, इसलिए सेठ विनोद का खेत भी खरीदना चाहता था। क्यों विनोद, इस बार तो तुम्हारे खेत में अच्छी फसल आई है। हाँ मालिक, इस बार मैंने अपने खेत में अच्छे से खाद और दवाई लगाई है। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो हमें अच्छा मुनाफा होगा। अरे पागल, तेरे खेतों की जमीन बंजर है और उसमें कुछ भी नहीं उगने वाला। मैं तुझसे कितने सालों से कह रहा हूँ, 80,000 रुपए में अपनी वो जमीन मुझे बेच दे। आएगी मालिक आएगी, एक दिन मेरे भी खेतों में हरी भरी फसल जरूर आएगी, जरा सब्र कीजिए। इतना कहकर विनोद अपने काम पर निकल जाता है। फिर उस पूरे दिन फैक्ट्री में काम करने के बाद विनोद को जो तनख्वाह मिलती है, उससे वो अपना उधार चुकाता है। ये लो भाई, अपने 500 रुपए जो पिछले महीने मैंने तुमसे उधार लिए थे। और इसी तरह विनोद दूध वाला, फल वाला और सभी लोगों को पैसे चुका देता है और वहाँ से कुछ फल और सब्जियाँ और राशन का सामान खरीद कर अपने घर वापस आ जाता है। आ गए जी, सारा राशन का सामान रख दीजिए। लगता है पगार मिल गई है, लाइए मुझे दीजिए। पगार तो मिल गई है और उसमें से 2,000 रुपए खर्च भी हो गए हैं। अब केवल 3,000 रुपए बचे हैं। इससे खेतों के लिए बीज और बिजली पानी, खाद, दवाई लानी है और बचे हुए 500 रुपए शिखा की फीस के लिए चाहिए। हाय राम, सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। मैं सोच रही थी इस बार कुछ पैसे बचाकर अपने और अपनी बेटी के लिए नए कपड़े ले लूंगी। हमारे सारे कपड़े फट गए हैं। कोई बात नहीं शिखा की माँ, मैं जल्द ही तुम्हें एक साड़ी दिलवा दूंगा। पता नहीं वो शुभ दिन कब आएगा। हमारी शादी को 10 साल हो चुके हैं और आपने अब तक मुझे कोई साड़ी नहीं दिलवाई, तो फिर अब क्या दिलवाएंगे। इसी तरह दिन निकल रहे थे और एक दिन हमेशा की तरह विनोद अपने खेत में पानी डाल रहा होता है कि तभी विनोद देखता है कि उसकी फसल में एक सोने की सिलाई मशीन पड़ी हुई है। ये देखकर विनोद तुरंत उस जादुई सिलाई मशीन को उठाकर अपने घर ले आता है। ये देखो कावेरी, मुझे हमारे खेत में जादुई सोने की सिलाई मशीन पड़ी हुई मिली। जरूर इसके पीछे ऊपर वाले का कोई हाथ होगा, जो उन्होंने बरसों की मेरी मेहनत और ईमानदारी का ये फल मुझे दिया है।
इसके बाद कावेरी जल्दी से उस सिलाई मशीन से कपड़े सिलने लगती है। तभी कावेरी देखती है कि वो मशीन तो जादू से अपने आप ही जादुई सोने के लहंगे सिल रही है। ये देखकर विनोद और कावेरी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। शिखा के पिताजी जल्दी आइए और ये सभी लहंगे बाजार में बेच आइए और अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। अरे हाँ भाग्यवान, जा रहा हूँ। अच्छा तो तुम मेरे आने तक अच्छे अच्छे खाने बनाकर रख लेना। आज हमारी बेटी को स्कूल से लाकर स्वादिष्ट खाना ही मिलना चाहिए। इतना कहकर विनोद सारे लहंगे लेकर कई सुनार की दुकानों पर जाता है और जहाँ से उसे सबसे अच्छे पैसे मिलते हैं वहाँ पर उन लहंगों को बेच देता है। विनोद को लहंगे बेचकर अच्छी खासी रकम मिल जाती है और फिर विनोद बाजार से अपनी पत्नी के लिए एक सुंदर सी साड़ी खरीद लेता है। परंतु अब हमें ध्यान देना होगा कि किसी को भी हमारी जादुई सिलाई मशीन के बारे में पता ना चले, नहीं तो वो सभी गांव वालों को बता देगा और सेठ हमारी मशीन पर कब्जा कर लेगा। हाँ शिखा की माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं किसी को कानो कान ये खबर नहीं होने दूंगा। और इस तरह विनोद उस दिन के बाद से घर पर रहकर ही अपनी जादुई सोने की सिलाई मशीन की रक्षा किया करता था। धीरे धीरे विनोद और कावेरी ढेर सारे रुपए इकट्ठा कर लेते हैं और वो सभी लोग शहर चले जाते हैं। शहर में विनोद एक हवेली जैसा अच्छा सा घर ले लेता है और गरीब और अनाथ लोगों के लिए धर्मशाला भी खोलता है। इस तरह उस दिन के बाद से वो सभी लोग हंसी खुशी से रहने लगते हैं।